Good evening, everyone. Am I audible, visible, guys? हाँ भाई दोस्तों, सभी को दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ। भाई जल्दी से मैसेज करके कंफर्म कर दीजिएगा। जी हिमानी, थैंक यू बेटा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। भाई आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ बीएनएस के सेक्शंस का रिवीजन कराने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस क्लासेस जाकर नहीं देखी है, तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस की बीएनएस की सेक्शन रिवीजन सीरीज में सारे सेक्शंस याद करने बताए थे। क्योंकि अब इन लॉस को आए हुए 1.5 साल से ज्यादा होने वाला है, तो इसलिए जरूरी है कि ये सेक्शंस हम लोग वैसे ही याद कर ले जैसे कि पुराने लॉस के सेक्शन, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस हमें याद हुआ करते थे। तो इसलिए जरूरी है कि इन सेक्शंस का हम बार बार रिपीटिशन करके रिवीजन करें, ताकि इन पर सेम तरीके से कमांड आए। और जैसा कि हम लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्री के एग्जामिनेशन में सेक्शन बेस्ड, वो भी हम सॉल्व कर पाए। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ इस सीरीज में सेक्शंस का रिवीजन कराने वाला हूं। और सेक्शंस के रिवीजन का तरीका वो नहीं होगा कि हम लोगों ने सिर्फ मार्जिनल नोट यानी कि सेक्शन की हेडिंग पढ़ ली और उसे खत्म कर दिया, बल्कि हम लोग उस टर्मिनोलॉजी को भी जानने की कोशिश करेंगे जो कि आप लोगों से प्री में उस पर्टिकुलर सेक्शन से पूछ ली जाती है। तो हम लोग ना सिर्फ सेक्शन पढ़ेंगे बल्कि क्लॉजेस पढ़ेंगे, और क्लॉजेस के भी उन कीवर्ड से सेक्शंस को याद रखने की कोशिश करेंगे जिसके बेसिस पर आप लोगों से प्री में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, इस सीरीज में स्टार्ट करते हैं बीएनएस की सेक्शन रिवीजन क्लास के अंदर। भैया आइए दोस्तों, स्टार्ट करो। भाई सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि भाई देखो, सेक्शन यहाँ आप लोगों को चैप्टर 1 से मिल रहे हैं। मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया भी था कि 1 से लेकर जो चैप्टर 20 है वो हमें याद करने हैं। 358 सेक्शंस है। याद करने का तरीका क्या रखना है, आइए शुरू करते हैं। भाई मैं आप लोगों को याद करवा रहा हूं बीएनएस के सेक्शंस। भाई सबसे पहले तो हमें ये ही पता होना चाहिए कि बीएनएस में टोटल चैप्टर्स कितने हैं। तो टोटल चैप्टर्स जो है वो हम लोगों को याद रखने हैं, 20 चैप्टर्स हैं और 358 सेक्शंस। 358 सेक्शंस हैं और 20 चैप्टर्स हैं, ये सबसे पहले हमें याद। फिर उसके बाद हमें याद रखना है कि भाई चैप्टर 1 में आप लोगों को सेक्शन 1 से लेकर 3 तक के सेक्शंस मिलते हैं। 1 से लेकर 3 तक के सेक्शन। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वे सेक्शन 1 को याद करेंगे कि सेक्शन 1 में क्या लिखा है। सेक्शन 2 अभी के लिए हम लोग छोड़ देंगे। सेक्शन 2 अभी के लिए हम छोड़ देंगे क्योंकि ये डेफिनेशन क्लॉज से रिलेटेड आप लोगों से बात करते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे इसके रेफरेंस में सेक्शन 3 के बारे में, कि भाई सेक्शन 3 को याद करने का बढ़िया तरीका क्या हो सकता है। फिर से कह रहा हूं, सिर्फ सेक्शन की हेडिंग से नहीं याद करेंगे, बल्कि पर्पस होगा हमारा इसे याद रखने का कि हम लोग जो प्री के पॉइंटर्स हैं उन्हें टच कर पाए। तो सबसे पहले सेक्शन 1 के बारे में बात कर ले। भाई सेक्शन 1 के क्लॉज 1 में आप लोगों को लिखा हुआ मिलता है शॉर्ट टाइटल, यानी कि इस लॉ को बीएनएस के नाम से जाना जाएगा। क्लॉज 2 में आप लोगों को लिखा हुआ मिलता है कि जब से सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी तब से बीएनएस का लॉ आ जाएगा, यानी कि 1 जुलाई 2024 से ये लॉ आ चुका है। उसके बाद यहां थर्ड क्लॉज में आप लोगों को बताया जाता है हर पर्सन पर बीएनएस एप्लीकेबल है। हर पर्सन पर बीएनएस एप्लीकेबल है, ये आप लोगों को थर्ड क्लॉज में बताया जाता है। फोर्थ क्लॉज में आप लोगों को लीगल फिक्शन के सेक्शन के तौर पर मिलता है। भाई लीगल फिक्शन का क्या मतलब है? लीगल फिक्शन का मतलब है जैसे कि किसी पर्सन ने अफेंस किया इंडिया से बाहर, मगर ये माना जाएगा जैसे कि उसने इंडिया के अंदर अफेंस कमिट किया है। उसके बाद क्लॉज 5 में आप लोगों को यहां जो प्रोविजन मिलता है वो किससे रिलेटेड है? वो है अगर कोई पर्सन आउटसाइड इंडिया या फिर ऐसे बोलो बियॉन्ड इंडिया अफेंस कमिट कर रहा है, तो बियॉन्ड इंडिया ऑफेंस कमिट कर रहे हैं। उसके बाद क्लॉज 6 आप लोगों से बात करता है सेविंग क्लॉज के बारे में, यानी कि सोल्जर, सेलर और एयरमैन, इन पर बीएनएस एप्लीकेबल नहीं हो। सोल्जर, सेलर, एयरमैन, इन पर जो है बीएनएस एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके बारे में आप लोगों को क्लॉज 6 में मिलता है।
तो देखो, अगर पूरे सेक्शन के हर एक वर्ड को याद रखने की कोशिश करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, मगर सिर्फ एक एक वर्ड उठाकर याद करोगे, और वो भी वो चीजें जो कि आप लोगों से प्री में पूछी जाती हैं, तो आसानी से इसे याद किया जा सकता है। जैसा कि सेक्शन वन को याद करने के लिए हम लोगों ने सिर्फ 6 कीवर्ड ही तो है जिसके बेसिस पर हम पूरा सेक्शन वन याद रख सकते हैं। भाई सेक्शन वन के क्लॉज वन में मैंने बताया कि भाई शॉर्ट टाइटल में क्या लिखा है, बीएनएस लिखा हुआ है। सोच के देखते हैं, अभी इसके सामने खड़ा हो गया हूं ताकि आप लोग एक बार सोच पाओ। सेक्शन वन के क्लॉज वन में क्या लिखा है, शॉर्ट टाइटल बीएनएस लिखा है। सेक्शन वन के क्लॉज टू में क्या लिखा है, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जब नोटिफाई कर देगी तब ये लॉ एनफोर्समेंट में आएगा। क्लॉज थ्री में लिखा है हर पर्सन पर बीएनएस एप्लीकेबल होता है। क्लॉज फोर कहता है लीगल फिक्शन, यानी कि किसी पर्सन ने इंडिया से बाहर ऑफेंस कमिट किया है, मगर वो माना जाएगा जैसे कि उसने इंडिया में ऑफेंस कमिट किया है, और इंडियन कोर्ट उसे उसी तरीके से पनिश कर सकती है। क्लॉज फाइव आप लोगों से बात करता है कब माना जाएगा कि उस पर्सन ने बियॉन्ड इंडिया ऑफेंस कमिट किया है। क्लॉज सिक्स कहता है सोल्जर, सेलर, एयरमैन पर बीएनएस एप्लीकेबल नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ सेक्शन वन को याद किया। अब उसके बाद हम लोग सेक्शन थ्री की तरफ आ रहे हैं। भाई सेक्शन थ्री आप लोगों से क्या कहता है, तो सेक्शन थ्री के क्लॉज वन में आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा कि जो जनरल एक्सप्लेनेशंस हैं इन्हें सारे सेक्शंस के साथ रीड किया जाए। भाई जो जनरल एक्सप्लेनेशन है उन्हें सारे सेक्शंस के साथ रीड किया जाए। क्लॉज टू में मिलेगा कि जो जनरल एक्सेप्शंस हैं उन्हें सारे सेक्शंस के साथ रीड किया जाए, उन्हें सारे सेक्शंस के साथ रीड किया जाएगा। ये आप लोगों को क्लॉज टू में मिलेगा। क्लॉज थ्री में आप लोगों को तीन बातों के बारे में बताया जाता है कि भाई स्पाउस, क्लर्क और सर्वेंट, अगर इसके हाथ में प्रॉपर्टी है तो ओनर के हाथ में प्रॉपर्टी मानी जाएगी। स्पाउस, क्लर्क और सर्वेंट के हाथ में प्रॉपर्टी है तो ओनर के हाथ में प्रॉपर्टी मानी जाएगी। फिर फोर क्लॉज में आप लोगों को चार अल्फाबेट वाला वर्ड मिलता है, एक्स। उसके बाद क्लॉज फाइव आप लोगों से बात करता है कॉमन इंटेंशन के बारे में। भाई ये वही सेक्शन है जो कि आईपीसी में है, सेक्शन 34 से 38 तक हुआ करता है, कॉमन इंटेंशन। क्लॉज सिक्स में सिमिलर इंटेंशन, क्लॉज सिक्स में सिमिलर इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन। क्लॉज सेवन में पार्टली एक्ट, पार्टली ओमिशन। भाई किसी पर्सन ने पार्ट एक्ट किया और पार्टली ओमिट किया, मतलब आधा किसी को मारा और आधा खाना भी नहीं दिया, जिसकी वजह से, भूख की वजह से उसकी डेथ हो गई, तो पार्टली एक्ट, पार्टली ओमिशन। उसके बाद क्लॉज एट, इंटेंशनल कॉपरेशन, यानी कि दो लोग आपस में मिलकर कॉपरेट करके किसी को मार रहे हैं, तो इंटेंशनल कॉपरेशन। भाई जैसे कि किसी पर्सन ने उसे सुबह जहर दिया, दूसरे ने शाम को जहर दिया, और उसके बाद तीसरे पर्सन ने रात में जहर दिया, तो उसकी वजह से उसकी डेथ हुई, तो तीनों को सजा मिलेगी, भले ही आखिरी वाले पर्सन के जहर देने से उसकी मौत हुई हो। तो इसके बाद क्लॉज नाइन, जनरल रूल की भाई हर पर्सन को उसके अपने एक्ट के लिए लायबल किया जाएगा। तो हम लोगों ने इसके रेफरेंस में सेक्शन वन और सेक्शन थ्री को याद किया। एक बार सेक्शन थ्री के बारे में भी बात कर लेते कि भाई सेक्शन थ्री में क्या पढ़ा है हम लोगों ने। वैसे मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास में याद करवा चुका हूं, बट फिर से क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा स्टक कर रही थी, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ इस टाइम पर इसे भी रिपीट करवा रहा हूं। नहीं, मैंने आप लोगों को यहाँ इसके अंदर बताया कि सेक्शन थ्री के क्लॉज वन में आप लोगों को लिखा हुआ मिलता है कि जनरल एक्सप्लेनेशन को सारे सेक्शंस के साथ रीड किया जाएगा। फिर उसके बाद मिलता है जनरल एक्सेप्शंस को सारे सेक्शंस के साथ रीड किया जाएगा। क्लॉज थ्री में थ्री के जो है तीन लोगों के बारे में बताया जाता है, स्पाउस, क्लर्क और सर्वेंट। अगर इनके हाथ में प्रॉपर्टी है तो ओनर के हाथ में प्रॉपर्टी कंसीडर की जाएगी। क्लॉज फोर में फोर अल्फाबेट वाला वर्ड मिलता है, एक्स, ACTS, एक्ट्स। उसके बाद क्लॉज फाइव में कॉमन इंटेंशन, क्लॉज सिक्स में सिमिलर इंटेंशन, क्लॉज सेवन में पार्टली एक्ट, पार्टली ओमिशन, क्लॉज एट में इंटेंशनल कॉपरेशन, और क्लॉज नाइन में जनरल रूल। वही जो 34 से लेकर 38 तक के सेक्शंस हुआ करते थे, ये वही प्रोविजन मैंने आप लोगों को सेक्शन थ्री में बताया। तो हम लोगों ने सेक्शन वन पढ़ लिया, सेक्शन थ्री पढ़ लिया। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सेक्शन फोर से लेकर 13 तक के प्रोविजन जो है वो पनिशमेंट के प्रोविजन याद करने की कोशिश करते हैं। पनिशमेंट के प्रोविजन ये देखो, रिवीजन भी हो जाएगा, और जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं उन्हें मेमोराइज करने का तरीका भी बताता हुआ मैं चल रहा हूं। जी, थैंक यू फातिमा, श्रुति, निशा,
शिखा। हाँ जी। सेक्शन 4 से लेकर 3। भाई सेक्शन 4 में आप लोगों को बताया जाता है कि 6 टाइप्स का पनिशमेंट होता है। सेक्शन 4 में आप लोगों को बताया जाता है 6 टाइप्स का पनिशमेंट होता है। भाई देखो, कीवर्ड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं कीवर्ड से प्री का क्वेश्चन बनता है। 6 टाइप्स के पनिशमेंट है, जिसमें कम्युनिटी सर्विस जो है वो ऐड हुआ है। जिसमें कम्युनिटी सर्विस जो है वो ऐड हुआ है। उसके बाद यहां सेक्शन 5 में आप लोगों को लिखा मिलता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कम्यूट कर सकती है सेंटेंस, कम्यूट कर सकती हैं सेंटेंस को। उसके बाद सेक्शन 6 में लिखा हुआ मिलता है फ्रैक्शनल टर्म जो कि लाइफ इंप्रिजनमेंट 20 ईयर्स का हो। फ्रैक्शनल टर्म जो कि लाइफ इंप्रिजनमेंट 20 ईयर्स का, लाइफ इंप्रिजनमेंट 20 ईयर्स हो। फिर उसके बाद सेक्शन 7 में आप लोगों को मिलता है कि जजमेंट में जो जज है वो रिग्रियस इंप्रिजनमेंट भी सुना सकता है और सिंपल भी सुना सकता है, और पार्टली रिग्रियस पार्टली सिंपल भी सुना सकता है। उसके बाद सेक्शन 8 आप लोगों से कहता है अगर किसी पर्सन ने डिफॉल्ट किया फाइन में, डिफॉल्ट किया फाइन में, तो उसके बारे में बता। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप लोगों को बताया जाता है कि भाई फाइन जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है मगर एक्सेसिव नहीं होगा। फाइन अनलिमिटेड हो सकता है मगर एक्सेसिव नहीं होगा, मगर एक्सेसिव नहीं होगा। उसके बाद आप लोगों को बताया जाता है कि भाई अगर किसी केस में इम्प्रिजनमेंट था, तो उस केस में इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन के केस में किसी पर्सन ने डिफॉल्ट किया है, तो उस केस में 1/4 ऑफ मैक्सिमम टर्म उसे इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। 1/4 ऑफ मैक्सिमम टर्म। उसके बाद आप लोगों को यहाँ क्लॉज 8 में लिखा हुआ मिलता है अगर फाइन के केस में डिफॉल्ट किया है, तो डिपेंड करता है कि फाइन कितना था। भाई 5,000 का था, 10,000 का था, या फिर मोर देन 10,000। तो ऐसे केस में 2 महीने, 4 महीने और 1 साल तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है, फाइन के केस में अगर डिफॉल्ट कर दिया तो। फाइन के केस में डिफॉल्ट कर दिया तो। उसके बाद सेक्शन 9 आप लोगों से कहता है यहां इस पॉइंट पर एक ऑफेंस के लिए एक ही पनिशमेंट होगा, एक ऑफेंस के लिए एक ही पनिशमेंट होगा। ये आप लोगों को यहां सेक्शन 9 बताता है। उसके बाद ये कहते हैं अगर जज डाउटफुल हुआ, अगर जज डाउटफुल हुआ कि कौन सा ऑफेंस प्रूव हुआ है, तो अगर जज डाउटफुल हुआ। उसके बाद सेक्शन 11 आप लोगों से बात करता है किसके बारे में, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में। भाई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि किसी पर्सन को अकेले जेल में डाल दिया जाता है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के केस में मैक्सिमम 3 महीने के लिए दिया जा सकता है, मैक्सिमम 3 महीने के लिए दिया जा सकता है। अगर किसी पर्सन को 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट हुआ है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना दिया जा सकता है, 1 महीने का दिया जा सकता है। अगर किसी को 1 साल का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हुआ है, तो 2 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। अगर किसी को 1 साल से ज्यादा की सजा हुई है, तो ऐसे केस में उसे यहां 3 महीने तक का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। ये आप लोगों को लिखा हुआ है। उसके बाद सेक्शन 12 आप लोगों को बताता है कि लिमिट है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की लिमिट है। लिमिट कितनी है, ये है 14 डेज, मतलब 14 दिन से ज्यादा एक साथ किसी भी पर्सन को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया जा सकता। और लास्टली सेक्शन 13, ये सेक्शन 13 आप लोगों से कहता है एनहांस पनिशमेंट के बारे में। एनहांस पनिशमेंट दिया जा सकता है अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस किया है चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 17। चैप्टर 10 और चैप्टर 17 के अंदर अगर किसी ने ऑफेंस किया है, तो उसे एनहांस पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो देखो, पहले तो मैंने आप लोगों को एक एक वर्ड बताया जिसके बेसिस पर आप उस सेक्शन को याद कर सकते हो। तो पूरा सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर इतना भी याद रह गया तो प्री भी निकल जाएगा और मेंस भी 80% तक कवर हो जाएगा। सब तो नहीं होगा बट 80% तक कवर हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन के वो कीवर्ड हैं जिसके बेसिस पर आप इसे याद रख सकते हो। भाई क्या बताया मैंने,
सेक्शन 4 में 6 टाइप्स का पनिशमेंट है, जिसमें कम्युनिटी सर्विस ऐड हो गया। उसके बाद अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कम्यूट कर सकती है सेंटेंस को। सेक्शन 6 फ्रैक्शनल टर्म है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट 20 साल का होगा। उसके बाद जजमेंट जो है वो रिग्रियस और सिंपल हो सकता है। और अगर फाइन के केस में डिफॉल्ट किया तो उस केस में फाइन अनलिमिटेड होगा, मगर एक्सेसिव नहीं हो सकता। फिर उसके बाद इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन था, फाइन में पे करने में डिफॉल्ट कर दिया, 1/4 हो सकता है। और उसके बाद यहाँ अगर फाइन ही इम्पोज किया था तो इतने महीने का इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। सेक्शन 9 कहता है वन ऑफेंस वन पनिशमेंट, जज डाउटफुल हुआ तो उस केस में क्या होगा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 महीने का होगा, और लिमिट जो है वो 14 दिन की होगी एक साथ देने की। उसके बाद एनहांस पनिशमेंट दिया जा सकता है चैप्टर 10 और चैप्टर 17 के अंदर। अब देखो सेक्शन 4 से लेकर 13 तक है। अगर ऐसे याद कर सकते हो रिपीटिशन कर करके तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है, पिछली बार मैंने कोशिश तो करी थी आप लोगों के साथ, अगर वो पुराने वाला सीरीज आपने ज्वाइन करी थी तो, अगर नहीं भी हो रहा है तो एक स्टोरी तो बना ही सकते हैं ना। एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जिसके बेसिस पर हमें जो है ये सेक्शंस याद हो जाएं, है ना। तो एक बार एक स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करता हूं, जिसके बेसिस पर आपको ये सेक्शंस जो है वो याद हो जाएंगे दोस्तों। हाँ जी, तो स्टोरी क्या है? स्टोरी है कि सपोज करो कोई जज है। एक जज के पास पावर होती है कि वो 6 तरीके का पनिशमेंट दे सकता है, मगर ये तो गवर्नमेंट है जो कि लोगों को, एक्यूज्ड को बचाने की कोशिश करती है, और उस केस में उसके सेंटेंस को कम्यूट कर देती है, यानी कि उसके सेंटेंस को कम कर देती है। गवर्नमेंट यही तो करती है, एक्यूज को बचाने की कोशिश करती है। जज चाहता है कि एक्यूज को पनिशमेंट दिया जाए। इसीलिए जज तो अगर किसी पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट देता है तो 20 ईयर्स तक दे सकता है, और अगर इम्प्रिजनमेंट देना चाहे तो रिग्रियस और सिंपल दोनों दे सकता है, क्योंकि लॉ उसे प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट उसके पास तो फाइन के केस में, अगर उसने फाइन इंपोज किया, डिफॉल्ट कर दिया, तो उस केस में भी इम्प्रिजनमेंट देने की पावर है। क्या बताया मैंने? सोच के देख रहे हैं हम एक स्टोरी भाई, जो कि पावर का मिसयूज करती है गवर्नमेंट। जज जो है वो ऑफिसर होता है, वो न्याय के लिए लड़ना चाहता है, तो उसके बेसिस पर हम उसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई क्या कहते हैं हम कहते हैं कि जज है, जज के पास 6 तरीके का पनिशमेंट देने की पावर है। और ये तो गवर्नमेंट है जो कि लोगों को, यानी कि एक्यूज्ड को बचाने की कोशिश कर रही है। जज तो जज तो किसी पर्सन को अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी देता है तो 20 साल तक का दे सकता है, और उसके पास पावर है इम्प्रिजनमेंट सिंपल और रिग्रियस देने की। इनफैक्ट अगर किसी ने, जज ने फाइन इंपोज किया और उसने जज को फाइन पे करने से मना किया, तो जज उस केस में भी सजा सुना सकता है। मगर ऐसा नहीं है इसका मतलब जज जो है वो गुस्सैल है, क्रूर है, या फिर वो डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रहा है। जज जो है वो जस्टिस करने के लिए बना है। इसीलिए आपने अगर एक ऑफेंस किया है तो वो एक ही पनिशमेंट देगा। अगर वो जज डाउटफुल है तो उसके अकॉर्डिंगली डील करेगा। मगर कुछ लोग जो है वो एक्यूज्ड एक्यूज्ड जो है, अगर यहां खराब होते हैं, या फिर कोई एक्यूज जो है ऐसा है जो कि इम्प्रिजनमेंट से भी नहीं सुधर सकता, तो फिर उसे तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देना ही पड़ेगा। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देना ही पड़ेगा, जिसकी लिमिट 14 डेज होती है। और अगर वो रिपीटेड हुआ तो ऐसे केसेस में उसे एनहांस पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। उसे एनहांस पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। तो एक स्टोरी का बेस हम लोगों ने बना लिया ताकि इसे याद किया जा सके। क्या स्टोरी बताई, वापस से रिपीट कर रहा हूं। भाई पहले सेक्शंस याद करवाए थे। अभी अगर हो सकता है भाई कुछ बच्चों ने तो याद कर लिए होंगे, कुछ को अभी ऐसा लग रहा होगा कि नहीं यार याद नहीं हो पाया, और क्या पता याद करने के बाद मैंने सही लिखे हैं नहीं लिखे हैं, ये कैसे मैं चेक करूं? तो इसे चेक करने के लिए एक स्टोरी क्रिएट कर दी मैंने आप लोगों के लिए। भाई क्या स्टोरी क्रिएट करी है? भाई मैंने स्टोरी क्रिएट की है इस तरीके से कि एक जज के पास लॉ ने 6 तरीके का पनिशमेंट देने की पावर रखी है। ये तो गवर्नमेंट है जो कि एक्यूज्ड के सेंटेंस को कम्यूट करके बचाती रहती है। अदरवाइज जज तो किसी पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी 20 साल तक का देता है, और इम्प्रिजनमेंट रिग्रियस और सिंपल दोनों दे सकता है। यहां तक कि अगर जज ने फाइन इंपोज किया और उस पर्सन ने डिफॉल्ट कर दिया, तो ऐसे केसेस में उसे इम्प्रिजनमेंट सुना सकता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जज जो है वो जस्टिस करने की जगह डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रहा है। जज जो है वो जस्टिस करने के लिए ही बना है, इसलिए एक ऑफेंस के लिए वो एक ही पनिशमेंट देगा।
एक ऑफेंस के लिए एक ही पनिशमेंट देगा और अगर वो डाउटफुल होगा तो उसे उसके अकॉर्डिंगली डील करेगा। मगर कुछ एक्यूज्ड सिर्फ जेल जाने से भी नहीं मानते, इसलिए उन्हें तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देने की जरूरत है। मगर ऐसे केसेस में भी लॉ उन्हें प्रोटेक्ट करता है और 14 डेज से ज्यादा का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं देता। मगर वो रिपीटेड ऑफेंडर निकले तो ऐसे केसेस में उन्हें एनहांस पनिशमेंट दिया जा सकता है, जो कि चैप्टर 10 और चैप्टर 17 में है। बोलिए दोस्तों, याद हुआ आप लोगों को? कैसे मैंने आप लोगों को याद करने की ट्रिक बताई? मैं जल्दी से बता दूं, याद हो रहा है? भाई थम्स अप कर दो एक बार, मुझे समझ आ जाए कि आप लोग हो, समझ आया है आप लोगों को। देखो, जितनी बार इसे बार बार सुनोगे ना, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं होगी इसे याद होने। आओ जी, अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है। भाई हम आ गए हैं चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड। भाई चैप्टर नंबर थर्ड में हमें कैसे याद करना है? तो भाई 14 से लेकर 44 तक के सेक्शन है। 14 से लेकर 44 तक के सेक्शन। पहले तो याद रखिएगा कि 14 से लेकर 33 ये जनरल एक्सेप्शन के सेक्शन मिलेंगे। ये जनरल एक्सेप्शन के सेक्शन मिलेंगे। और 34 से 44 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के सेक्शन। 34 से 44 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के सेक्शन मिलेंगे। तो हम लोगों को सबसे पहले जनरल एक्सेप्शंस के सेक्शंस याद करने, फिर उसके बाद राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के सेक्शंस याद करने। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग एक एक करके इन सेक्शंस को याद करते हुए चले, है ना? आओ दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। 14 से लेकर 33 तक पढ़ने की कोशिश करते हैं। भाई सेक्शन 14 से लेकर 33 तक आप लोगों से यहां क्या कहता है लॉ, आइए सुनते हैं। भाई सेक्शन 14 में आप लोगों को बताया जाता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट करी है किसी पर्सन ने जो कि बाउंड बाई लॉ है, जो कि बाउंड बाई लॉ है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट को। उसके बाद सेक्शन 15 कहता है जज ने एक्ट किया। जज ने एक्ट किया तो वो चीज अफेंस नहीं होगी। उसके बाद सेक्शन 16 में आप लोगों को बताया जाता है कि जज के एक्ट पर, जज के ऑर्डर पर किसी ने एक्ट किया तो उसे कोई भी अफेंस नहीं माना जाता। जज के ऑर्डर पर अगर किसी ने एक्ट किया तो इसे अफेंस नहीं माना जाता, जिसे हम हैंगमैन सिचुएशन के नाम से भी जानते हैं। हैंगमैन सिचुएशन, जो एग्जीक्यूटर होता है ना, जो डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट करता है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद सेक्शन 17 कहता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट जस्टिफाइड बाई। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जस्टिफाइड बाई, जस्टिफाइड बाई लॉ, ये सेक्शन 17 कहता है। उसके बाद सेक्शन 18 आप लोगों को बताता है किसके बारे में? एक्सीडेंट के बारे में। एक्सीडेंट के बारे में। सेक्शन 19 आप लोगों को बताता है नेसेसिटी के बारे में। एक एक वर्ड से सेक्शन याद हो जाएगा पूरा। नेसेसिटी के बारे में। सेक्शन 20 आप लोगों को बताता है 0 से 7 साल के बच्चे के बारे में। 0 से 7 साल के बच्चे के बारे में आप लोगों को सेक्शन 20 बताता है। उसके बाद सेक्शन 21। सेक्शन 21 भाई किसके बारे में बताता है? 7 साल से 12 साल के बच्चे ने अगर कोई एक्ट किया है तो उसकी सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी। सेक्शन 22 आप लोगों को बताता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। सेक्शन 23 आप लोगों को बताता है यहां इंटॉक्सिकेशन के बारे में, वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन के बारे में। वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन। उसके बाद सेक्शन 24 बताता है आप लोगों को ये इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन, ये वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन। वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन। उसके बाद सेक्शन 25 आप लोगों को बताता है स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में। स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में। सेक्शन 26 बताता है आप लोगों को किसके बारे में? सर्जन के बारे में। सेक्शन 28 आप लोगों को बताता है गार्जियन।
गार्जियन। तो ये सेक्शन भाई आप बोलोगे कि सर आप तो लिखते चले जा रहे हो, आप तो लिखते चले जा रहे हो। बेटा तुम लोगों को याद करवाए हैं तो मुझे भी याद है, जैसे तुम्हें याद है वैसे ही मैंने अगर प्रीवियस सीरीज नहीं देखी तो अभी देखो याद करने का तरीका भी बता देता हूं। भाई देखो पहले तो हम लोगों ने इसे रिपीट कर करके याद किया था, फिर उसके बाद इसे याद रखने का, भाई क्या मैंने ये जो लिख लिया क्या वो सही लिखा है या नहीं, इसके लिए चेक करने की भी जरूरत है। तो मुझे ना चेक करने वाले हॉल्ट बनाने होते हैं। भाई एक साथ बैठा बेयर एक लेकर सेक्शन 1 से लेकर 358 तक लिख दिए, तो 1 से लेकर 358 तक लिखने के लिए मुझे हॉल्ट पता होना चाहिए कि भाई मैंने यहां तक ये सारी चीजें लिखी हैं क्या वो सही लिख रहा हूं या नहीं। तो आओ जी एक बार हॉल्ट बना लेते हैं। कैसे? भाई पहले तो सेक्शन 1 से लेकर 3 तक पढ़ा, फिर 4 से लेकर 13 तक पढ़ा, पनिशमेंट के बारे में एक स्टोरी भी बता दी, तो वो स्टोरी के थ्रू वहां हॉल्ट हमारे तैयार हो गए। अब 14 से लेकर 33 तक सेक्शन लिखने हैं, तो बीच बीच में मुझे चेक पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, हॉल्ट बनाने पड़ेंगे। क्या मैं जो लिख रहा हूं वो सही लिख रहा हूं या नहीं, ये हॉल्ट मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे कि भाई यहां कोई बच्चा 14 साल की उम्र में है, अगर वो कोई गलती करता है तो हम सब क्या मानते हैं, अरे 14 साल का बच्चा है गलती तो करेगा ही, है ना। बच्चा 14 साल का है गलती तो करेगा ही, क्योंकि उसका नेचर ही अभी ऐसा है। तो वो जो है यहां सेक्शन 14 मिस्टेक ऑफ एक्ट बाउंड बाई लॉ के बारे में हो गया। मगर जब वो बच्चा यहां 17 साल का हो जाता है, 17 साल का हो जाता है, तो मिस्टेक अगर करता है तो लॉ जस्टिफाइड कर देता है उसकी मिस्टेक, चलो ठीक है अभी उतना भी एडल्ट नहीं हुआ कि आप उसे पनिश करो, आप उसे पनिश करो, यहां इतना भी एडल्ट नहीं हुआ, ठीक है। अगर उससे कोई गलती हो गई तो उसके बाद सेक्शन 18 में भाई अगर 18 साल की उम्र में होती है तो गलती नहीं एक्सीडेंट कंसीडर किया जाता है ना। अब वो गलती नहीं है, अब वो एक्सीडेंट हो गया है क्योंकि कोई पर्सन मेजर हो चुका है। और 19 की ईयर में अब उसे नेसेसिटी याद आने लगती है ना। भाई जैसे कि अगर कोई 14 साल का बच्चा है, किसी से बात करने की कोशिश करता है, किसी से कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, आप बोलते हो नहीं नहीं 14 साल का है अभी उम्र ही क्या है, गलतियां हो जाती हैं, उसका नेचर है, अभी थोड़ा थोड़ा करके टीनेज आई है, ग्रो कर रहा है, इसलिए गलतियां तो करेगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाउंड बाई लॉ। उसके बाद जब वो 17 साल का होता है, अब टीनेज खत्म हो रही होती है, तो उसके बाद क्या कहते हैं, चलो ठीक है लॉ 18 साल की उम्र में किसी को मेजर मानता है तो ठीक है, जस्टिफाइड बाई लॉ। मगर अब जब 18 साल के हो गए हो तो अब गलतियां नहीं होती, ये समझ आ जाता है 18 साल की उम्र में, क्योंकि वो एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद जैसे ही टीनेज खत्म होती है, जिंदगी की जरूरतें समझ आने लगती हैं, जिंदगी की जरूरतें समझ आने लगती हैं, तो उस केस में यहां 19 जो है वो नेसेसिटी होता है, यानी कि आपको जिंदगी की जरूरतें समझ आती हैं, तो सेक्शन 19 नेसेसिटी के बारे में बात करता है। फिर उसके बाद समझ आता है कि बच्चे अच्छे थे, जीवन में बच्चे थे तो अच्छे थे, कोई गम नहीं था, कोई दुख नहीं था, तो इसीलिए यहां सेक्शन 20 में लिखा है 0 से 7 साल के बच्चे के बारे में। सेक्शन 20 0 से 7 साल के बारे बच्चे के बारे में बताता है कि अगर इसने कोई एक्ट किया तो इसे तो कभी भी पनिश नहीं किया जाएगा। डोली इनकेपेक्स के नाम से जानते हैं, डोली इनकेपेक्स के नाम से इसे हम जानते हैं कि इस पर्सन ने अगर 0 से 7 साल का बच्चा है, इसने कोई भी एक्ट किया तो उस केस में इसे पनिश नहीं किया जा सकता। मगर यहां 7 साल से 12 साल की उम्र में यहां देखा जाता है कि अंडरस्टैंडिंग कैसी है, क्या सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग है तो पनिश किया जाएगा, अगर सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो पनिश नहीं किया जाएगा। सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उस केस में पनिश नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो उस केस में एक नंबर दिमाग है या नहीं है, ये सोचने और समझने की कोशिश की जाती है। उसके बाद सेक्शन 22 आप लोगों से कहता है भाई 2 और 2 4 नजर आने लगे, 2 के 2 नजर आने लगे तो ये समझ लो पर्सन अब पगला चुका है। तो उस केस में सेक्शन 22 अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में बता रहा है ना। सेक्शन 22 अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में बता रहा है। तो सेक्शन 2 और 2 भाई अगर ऐसे लगने लगे, 2 है, 2 और नजर आने लगे तो इसका मतलब दिमाग अब खराब हो चुका है। तो ये हो गया अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अब जीवन में
अब सब काम हो चुका, जरूरतें पता लगा चुके, गलतियां कर चुके, बचपन को याद कर चुके, पागलपन की हद तक आ चुके। तो अब जिंदगी में गम मिटाने का तरीका शुरू करना होता है। जिंदगी में गम मिटाने का तरीका शुरू करना होता है। तो पहले गम मिटाने के लिए कोई पर्सन खुद किसी चीज को हाथ नहीं लगाता। खुद किसी चीज को हाथ नहीं लगाता। दोस्त यार लोग बताते हैं कि देखो जिंदगी में तो गम होगा, गम तो होगा ही, इसीलिए गम को हटाने का कोई तरीका भी ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ कोई पर्सन को सेक्शन 23 के अंदर बताते हैं इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन। भाई कोई भी पर्सन इंटॉक्सिकेशन पहली बार में अपनी मर्जी से नहीं करता। गम हटाने के लिए लोग प्रेरणा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, है ना, कि भाई पी लो, ये तो हो गए, जीवन में गम है तो कम करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसी को जो है सेक्शन 23 इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन कहता है। क्योंकि भाई 21 साल के बच्चे को तो पीना भी अलाउ नहीं है ना, 21 साल के बच्चे को पीना भी अलाउ नहीं है। तो लोग उस उम्र में जाने लगते हैं जहां उन्हें गम मिटाने की जरूरत पड़ने लगती है ना। उसके बाद सेक्शन 24, भाई पहले तो लोग जबरदस्ती पिलाते हैं, फिर उसके बाद वॉलेंटरली करना सीख जाता है। वॉलेंटरली सीख जाता है। तो वॉलेंटरली जब सीख जाता है तो इसका मतलब माना जाता है कि अब उसे नॉलेज है कि उसे पीने से क्या होगा। उसे पीने से क्या होगा तो नॉलेज प्रिज्यूम कर ली जाएगी उसकी। उसे पता है कि पीने से अब होता क्या है। ये हो गई सेक्शन 24 तक की कहानी। तो यहाँ जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसकी लाइफ का जो करियर होता है वो 25 साल तक का ही होता है। 25 साल में अगर स्पोर्ट्समैन बन गया तो बन गया, और वो इन सारी चीजों से दूर होगा। वो इन सारी चीजों से दूर होगा। 14 साल की उम्र में गलतियां नहीं करी होंगी, और एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा, और जरूरतों का एहसास नहीं हुआ होगा, तो 25 साल तक जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन बन जाएगा। स्पोर्ट्स पर्सन बन जाएगा 25 साल की उम्र तक, है ना। अगर ये सारी चीजों में पड़ा होगा तो 25 साल की उम्र में स्पोर्ट पर्सन नहीं बनेगा। तो यहाँ सेक्शन 25 आप लोगों को इसीलिए बताता है स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि यहां तक स्पोर्ट्स पर्सन बन गए तो बन गए, फिर नहीं बन पाओगे ये तो तय है। फिर जीवन में कुछ और काम ही ढूंढना पड़ेगा। तो सेक्शन 25 स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में बात करता है। उसके बाद 26 कहता है इन सारी चीजों से बच गए तो हो सकता है सर्जन भी बन जाओ। तो स्पोर्ट्स पर्सन, सर्जन, और उसके बाद गार्जियन और टीचर के बारे में सेक्शन 27 बताता है। ये किसके बारे में बताता है? गार्जियन और टीचर के बारे में आप लोगों को यहाँ सेक्शन 27 बताता है कि भाई अगर इन्होंने कोई एक्ट किया तो ऑफेंस नहीं, इन्होंने कोई एक्ट किया तो ऑफेंस नहीं होगा। तो ये सेक्शन 27 हमें बताता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेक्शन 14 से लेकर 27 तक के सेक्शंस याद कर लिए। भाई हमें पढ़ने कहां से? 14 से लेकर 33 तक के सेक्शंस पढ़ने। तो याद करने के लिए मैंने आप लोगों को बीच में हॉल्ट बना दिए। भाई वैसे तो हम इसे बार बार लिखकर देखकर याद करेंगे, पर क्या सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, तो बीच बीच में होता है ना यार, सेक्शन स्किप हो जाता है। पेपर में आता है ऐसे करके, यार एक वर्ड बता दो फिर पूरा लिख दूंगा, एक वर्ड मिसिंग हो रहा है बीच में। वो जो वर्ड है ना वो कैसे याद रखना है, वो याद रखने के तरीके जो है वो ये है। भाई क्या बताया? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, 14 साल के बच्चे से हम मानते ही हैं कि नया 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 है, उम्र है, गलतियां करेगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाउंड बाई लॉ। सेक्शन 17 में भाई 17 साल की उम्र है तो अभी लॉ उसकी गलतियों को गलतियां नहीं मान रहा है, तो जस्टिफाइड बाई लॉ। मगर 18 साल की उम्र में अब गलतियां गलतियां मानी जाने लगती हैं, इसलिए अब वो गलतियां नहीं रह जाती बल्कि एक्सीडेंट हो जाता है। इसीलिए 19 साल की उम्र में समझ आती है, नेसेसिटीज समझ आती हैं जीवन की। फिर लगता है जब जरूरतें समझ आती हैं इससे तो बचपन अच्छा था। तो 20 साल में सेक्शन 20 में लिखा है 0 से 7 साल का बच्चा डोली इनकेपेक्स है। 7 साल से 12 साल के केस में सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी। और फिर उसके बाद सेक्शन 22 अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, भाई दो और दो नजर आने लगे तो अनसाउंड। फिर सेक्शन 23 में गलत कामों में पड़ सकता है कोई पर्सन, तो इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन। फिर उसके बाद वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन के केस में नॉलेज प्रिजम्पशन आ जाता है। फिर उसके बाद लाइफ में कोई पर्सन अपना करियर सेट कर चुका होता है, भले स्पोर्ट्स पर्सन, गार्जियन या फिर सर्जन या फिर टीचर के तौर पर हो। तो यहां तक जो है कोई पर्सन अपना करियर सेट कर चुका होता है। अब उसके बाद यहां आगे की बात करते हैं। भाई 33 तक के सेक्शन याद करने देना।
कैसे याद करें? तो सेक्शन 28 में आप लोगों से बात करी जाती है कंसेंट के बारे में। ये सेक्शन 28 आप लोगों से बात करता है कंसेंट के बारे में। सेक्शन 28 आप लोगों से किसके बारे में बात करता है भाई? कंसेंट के बारे में बात करता है। उसके बाद सेक्शन 29 आप लोगों से बात करता है इंडिपेंडेंट हार्म के बारे में। इंडिपेंडेंट हार्म के बारे में। उसके बाद सेक्शन 30, भाई सेक्शन 28 हो गया, 29 हो गया, 30। भाई 30 कहता है विदाउट कंसेंट, विदाउट कंसेंट अगर गुड फेथ में एक्ट किया तो वो ऑफेंस नहीं माना जाए। विदाउट कंसेंट अगर गुड फेथ में एक्ट किया तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ये सेक्शन 30 आप लोगों को बता। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं भाई सेक्शन 31 के बारे में। भाई सेक्शन 31 आप लोगों से कहता है यहां इस पॉइंट पर कम्युनिकेशन के बारे में। सेक्शन 31 आप लोगों से कहता है कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन किया है गुड फेथ, कम्युनिकेशन इन गुड फेथ, इन गुड फेथ। उसके बाद सेक्शन 32 आप लोगों से यहां किसके बारे में बात करता है? तो ये कहता है एक्ट इन कंपल्शन, एक्ट इन कंपल्शन। ये सेक्शन 32 आप लोगों से बात करता है। 33 आप लोगों से बात करता है स्लाइट हार्म के बाद। स्लाइट हार्म के बारे में आप लोगों से सेक्शन 33 बताता है। जी बिल्कुल बेटा साक्षी, पूरी कोशिश करूंगा। तो ये आप लोगों के सेक्शन हो गए सेक्शन 28 से लेकर 33 तक के सेक्शंस, यही तो हमें याद करने थे। तो भाई पीछे वाले सेक्शंस पर तो मैंने आप लोगों को हॉल्ट बता दिया है ना। 25 स्पोर्ट्स पर्सन, सर्जन, गार्जियन के तौर पर कोई पर्सन अपना लाइफ का करियर सेट कर चुका है। ये बात हम लोगों ने सेक्शन 14 से लेकर 27 तक के सेक्शंस पे पढ़ ली। अब कोई पर्सन क्या करेगा भाई? यहां सेक्शन 28 को, यहां कंसेंट के बारे में बात करते हैं, फिर याद कैसे करें? वैसे तो कंसेंट का सेक्शन है, तो सेक्शन 28 को कैसे याद रखें? तो सेक्शन 28 को याद करने का तरीका क्या है ये बता। भाई सेक्शन 28 में यहां भाई जब कोई पर्सन होता है, जब लाइफ में करियर सेट कर चुका होता है, तो फिर वो शादी करने की सोचता है, अपनी मर्जी से शादी करने की सोचता है, अपनी कंसेंट से शादी करने की सोचता है। तो उस केस में सेक्शन 28 28 साल की उम्र में भाई करियर सेट करके शादी करने की बात कर रहे हैं। वो नहीं 21-22 साल की उम्र में टीन एज में प्यार करके भाग गए, नहीं नहीं। 28 में सर्जन बन गए, गार्जियन बन गए, स्पोर्ट्स पर्सन बन गए, तो 28 में शादी कर ली कंसेंट से, अपनी कंसेंट से कर सकते हो तब, इसलिए सेक्शन 28। देखो अपनी कंसेंट के केस में अपने आप को हार्म कर रहे हो इंडिपेंडेंटली, तो घर वाले कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे क्योंकि अपनी कंसेंट से कर रहे हो। तो सेक्शन 29 जो है वो इंडिपेंडेंट हार्म के बारे में बनाया जाता है, ठीक है। और यहां विदाउट कंसेंट कर रहे हो पर फिर भी तुम्हारा गुड फेथ कंसीडर किया जाएगा। समाज तुम्हें बुरा भला नहीं कहेगा, समाज तुम्हें बुरा भला नहीं कहेगा। जो ये हो गया सेक्शन 30। विदाउट कंसेंट है पर फिर भी गुड फेथ माना जाएगा, विदाउट कंसेंट है फिर भी गुड फेथ माना जाएगा। सेक्शन 31, सेक्शन 31 भाई अगर इस तरीके से बात नहीं बनी तो आप कहीं दूसरी तरीके से बात करने की कोशिश करते हो। तो यहां सेक्शन 31 मतलब 28 से 30 तक अपनी लाइफ में शादी करके सेट हो गए होगे। अगर नहीं सेट हो पाए तो कहीं अच्छी तरीके से बात करने की कोशिश करोगे। तो सेक्शन 31 कहता है कम्युनिकेशन करोगे गुड फेथ में, क्योंकि अब इधर उधर काम करने की, हैंकी पैंकी काम करने की उम्र तो चली गई। तो सेक्शन 31 में कम्युनिकेशन किया गुड फेथ में। अगर ऐसे भी बात नहीं बनी तो उसके बाद घर वाले सेट कराएंगे, सेट हो जाना 32 की उम्र तक। एक्ट इन कंपल्शन, क्योंकि उसमें थोड़ा दुख होगा मगर सह लेना। सेक्शन 33 स्लाइट हार्म के बारे में बात करता है। सेक्शन 33 स्लाइट हार्म के बारे में, थोड़ा दुख होगा सह लेना, सेक्शन 33। बोलो दोस्तों याद हुए सेक्शन? आप बीती जिंदगी तुम्हारी मैंने सुना दी। बोलो याद हो रहे? अरे जल्दी से बता दो। देखो हॉल्ट है याद करने के लिए, और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर क्या कुछ भी कहानी सुना दी आपने तो, पर मैं बोलूंगा यही वो कहानी है जो याद आएगी पेपर में।
ये वही कहानी है जो पेपर में सेक्शन जो है जब याद नहीं आ रहे होते ना यार, क्या था क्या था, ये वही कहानी है। आओ जी, एक बार फिर से रिपीट करते हैं भाई मैंने क्या पढ़ा है, ताकि अच्छे से याद हो जाए। भाई सेक्शन 14 से लेकर 33 तक के सेक्शंस के बारे में हम लोगों ने बात करी। यहाँ क्या क्या पढ़ा, तो मैंने बताया भाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाउंड बाई लॉ। भाई 14 साल की उम्र में कोई पर्सन जब मिस्टेक करता है तो मान लेते हैं कि ये तो 14 साल का बच्चा है, करेगा ही हरकतें इधर उधर की। सेक्शन 17 कहते हैं अब देखो उसकी मिस्टेक लॉ जस्टिफाइड कर रहा है, तो 17 साल की उम्र तक लॉ जस्टिफाइड करता है। 18 साल की उम्र में अब मिस्टेक मिस्टेक नहीं रह जाती, एक्सीडेंट हो जाते हैं। और 19 साल की उम्र में इसलिए नेसेसिटी समझ आती है। फिर बचपन याद आता है जब जीवन की नेसेसिटी जरूरतें समझ आती हैं, तो बचपन याद आता है। तो 0 से 7 साल के केस में लगता है तभी बच्चे ही अच्छे थे, कुछ भी करते थे, कोई कुछ नहीं कहता था। तो डोली इन कैपेक्स 20 में 0 से 7 साल, 20 में 0 से 7 साल। उसके बाद 21 में 7 साल से 12 साल देखा जाएगा कि सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, तभी सजा दी जाती है, अदरवाइज नहीं दी जाती। सेक्शन 22 में भाई दो और दो नजर आने लगे तो इसका मतलब अब दिमाग चल चुका, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड पे हो। सेक्शन 23, अब जीवन की समझदारियां आने लगी हैं, जीवन बढ़ने लगा है तो गम मिटाने का जरिया मगर खुद तो नहीं ढूंढते, लोग ही ढूंढवाते हैं। इसलिए सेक्शन 23 सबसे पहले इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन होगा, इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन होगा। फिर उसके बाद सेक्शन 24 में पहले तो कोई और हाथ लगवाता है, फिर उसके बाद जो है खुद भी भोग चढ़ाते हैं। तो सेक्शन 24 जो है वो वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन हो जाता है। अगर इन सारी चीजों से बच गए जीवन में, तो जीवन में करियर सेट हो जाएगा, या तो स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पर, सर्जन के तौर पर, या फिर गार्जियन के तौर पर। तो इस केस में 25, 26, 27 आप लोगों से इसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी, 25, 26, 27 इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बात करी स्पोर्ट्स पर्सन, सर्जन और गार्जियन के बारे में। उसके बाद सेक्शन 28 आप लोगों से बात करता है कंसेंट के बारे में। भाई 28 क्या कहता है, कंसेंट के बारे में आप लोगों से बात कर रहे हैं। भाई कंसेंट के रिगार्डिंग क्या कहते हैं कि कोई पर्सन को अब करियर सेट हो चुका है तो अपनी मर्जी से, अपनी मनचाही मन मर्जी से जहां चाहे वहां शादी कर सकता है। तो सेक्शन 28 कंसेंट, मगर अपनी मर्जी से कर रहे हो तो घर वाले तुम्हें जिम्मेदार ठहराएंगे तुम्हारा इंडिपेंडेंट हार में इस बेसिस पर। उसके बाद बिना कंसेंट के भी कर लोगे तो भी गुड फेथ माना जाएगा, समाज जो है तुम्हें बुरा भला नहीं कहेगा। अगर ऐसे सेट हो गए 30 साल तक तो हो गए। अगर नहीं सेट हुए तो फिर कम्युनिकेशन कहीं अच्छी जगह करना पड़ेगा, वो भी गुड फेथ में, है ना। भेंकी पेंकी करने की उम्र चली गई है, तो सेक्शन 31 जो है वो गुड फेथ का हो गया। सेक्शन 32 एक्ट इन कंपल्शन, फिर अगर नहीं हो पाएगी बात तो फिर घर वाले जबरदस्ती कराएंगे तो कंपल्शन में करना पड़ेगा। थोड़ा दुख होगा मगर सह लेना। सेक्शन 33 स्लाइट हार्म के बारे में बात करता है। बोलिए दोस्तों, सेक्शन 33 तक आप लोगों को समझ आ गया यहां तक? हाँ भाई, जल्दी से बता दो दोस्तों। चलो अब बहुत बढ़िया, हम लोग आगे के सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सेक्शन 34 से 44 के सेक्शंस के बारे में बात करें। 34 से 44 तक के सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये सेक्शंस हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के जनरल एक्सेप्शन का ही पार्ट है, मगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस 34 से 44 के बारे में बात करता है। भाई सेक्शन 34 आप लोगों से क्या कहता है, सेक्शन 34 आप लोगों से कहता है कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अगर कोई काम किया गया, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अगर कोई काम किया गया तो वो ऑफेंस नहीं है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अगर कोई काम किया गया तो वो ऑफेंस नहीं होगा, सेक्शन 34 कहता है। सेक्शन 35 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होता है बॉडी और प्रॉपर्टी के केस में। बॉडी और प्रॉपर्टी के केस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। भाई ये सेल्फ डिफेंस नहीं है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, इसलिए दूसरे के लिए भी अवेलेबल है। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बॉडी और प्रॉपर्टी के केस में यहां सेक्शन 35 में मिलेगा। सेक्शन 36 में कहेंगे
कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप अनसाउंड माइंड पर्सन के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हो। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप अनसाउंड माइंड पर्सन के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हो। ये सेक्शन 36 आप लोगों से कहे। उसके बाद 37 आप लोगों से यहां कहेगा कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। भाई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो किसके अगेंस्ट अवेलेबल नहीं होता? वो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं, नॉट अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं। फिर उसके बाद यहां सेक्शन 38, 39, 40 में तो ये किसके बारे में बात करेगा? ये कहेगा कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किससे रिलेटेड? बॉडी से रिलेटेड। बॉडी से रिलेटेड जिसमें डेथ कॉज की जा सकती, जिसमें अदर हार्म कॉज किया जा सकता, जिसमें अदर हार्म कॉज किया जा सकता है। और कब स्टार्ट होगा कब एंड होगा? कब स्टार्ट होगा कब एंड होगा? उसके बाद भाई 41, 42, 43 ये किसके बारे में आप लोगों को बताएगा? ये बताएगा आप लोगों को प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में। भाई जहां डेथ कॉज की जा सकती है, जहां अदर देन डेथ कॉज की जा सकती है, अदर देन डेथ कॉज की जा सकती है, सेक्शन 43 आप लोगों को बताएगा कि कब स्टार्ट होगा और कब एंड होगा। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब स्टार्ट होगा कब एंड होगा, इसके बारे में आप लोगों को यहां 43 में बताया। उसके बाद सेक्शन 44 आप लोगों से कहेगा कि इनोसेंट पर्सन की लाइफ का रिस्क ले, इनोसेंट पर्सन की लाइफ का रिस्क लेकर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज किया जा सकता है। इनोसेंट पर्सन की लाइफ का रिस्क लेकर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज किया जा सकता है। ये सेक्शन 44 आप लोगों से कहता है। तो सेक्शन यहां आप लोगों को मिलते हैं भाई कहां से लेकर 34 से लेकर 44 तक के सेक्शन है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में आपको बता रहे हैं भाई, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बता रहे हैं। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड सेक्शन को याद कैसे रखें? याद कैसे रखें? तो भाई पहले सबसे पहले राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, सेल्फ डिफेंस नहीं। सेल्फ डिफेंस होता है सिर्फ अपने लिए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है पहली चीज। दूसरी बात यहां इस पॉइंट पर हम कर रहे हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के केस में अगर किसी पर्सन ने कोई भी एक्ट किया वो ऑफेंस नहीं माना जाता, ऑफेंस नहीं माना जाता क्योंकि जनरल एक्सेप्शन में है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा बॉडी और प्रॉपर्टी के केस में, इनफैक्ट अनसाउंड माइंड पर्सन के अगेंस्ट भी, मगर स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं मिले। ठीक है, तो यहां याद रखना भाई सेक्शन 37 में हॉल्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट जो है वो सातवें आसमान पर होता है, अपनी पावर का मिसयूज करता है, मगर फिर भी आप उसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठा सकते क्योंकि पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं। तो इसलिए सेक्शन 37 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात करता है। बाकी बॉडी से रिलेटेड यहां तीन राइट होंगे। कब डेथ कॉज की जा सकती है, कब अदर हार्म कॉज किया जा सकता है, कब स्टार्ट होगा कब एंड होगा, कब स्टार्ट होगा कब एंड होगा। सेम प्रॉपर्टी के केस में डेथ कब कॉज करी जा सकती है, अदर हार्म कब कॉज किया जा सकता है, कब स्टार्ट होगा कब एंड होगा। तो यहां इस तरीके से आप लोगों को लिखा हुआ मिलता है। ये थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं। इस केस में डेथ कब कॉज की जा सकती है, अदर देन डेथ कब कॉज की जा सकती है, अदर देन डेथ कब कोई हार्म किया जा सकता है, और कब स्टार्ट होगा और कब एंड होगा। ये लिखा है कब स्टार्ट होगा कब एंड होगा। डेथ कब कॉज कर सकते हैं, अदर देन डेथ कब कॉज कर सकते हैं, और कब ये राइट स्टार्ट होगा कब ये एंड होगा। तो ये किससे रिलेटेड है? ये बातें जो मैंने आप लोगों को बताई ये बातें हैं प्रॉपर्टी से, ये बातें हैं प्रॉपर्टी से।
ये पब्लिक सर्वेंट वाला पॉइंट आ गया और ये आ गया प्रॉपर्टी सिविल। प्रॉपर्टी सिविल, तो ये सेक्शन आ गए। इधर बॉडी के केस में डेथ कब कॉज कर सकते हैं, अदर देन डेथ कब कॉज कर सकते हैं, कब स्टार्ट होगा कब एंड होगा। उसके बाद इनोसेंट पर्सन की लाइफ का रिस्क लेकर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज किया जा सकता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। तो सेक्शन 34 से लेकर 44 तक के सेक्शंस याद। एक बार वापस से स्टार्टिंग से चलते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सेक्शंस पढ़े थे। स्टार्टिंग से शुरू कर भाई, मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया कि भाई टोटल चैप्टर 20 है, 358 सेक्शंस हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 और सेक्शन 3 याद करेंगे। तो सेक्शन 1 में सोच के देखते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा। फिर सेक्शन 1 में मैंने आप लोगों को बताया कि शॉर्ट टाइटल बीएनएस है। क्लॉज 2 में मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। क्लॉज 3 में मैंने आप लोगों को बताया कि हर पर्सन पर बीएनएस एप्लीकेबल होता है। क्लॉज 4 लीगल फिक्शन है। क्लॉज 5 आप लोगों से कहता है कि बियॉन्ड इंडिया कब माना जाएगा कि ऑफेंस किया है। क्लॉज 6 आप लोगों से कहता है सोल्जर, सेलर, एयरमैन के बाद। उसके बाद मैंने आप लोगों को सेक्शन 3 बताया। ये 6 क्लॉज हो गए सेक्शन 1 के। फिर मैंने आप लोगों को सेक्शन 3 पढ़ाया। मैंने सेक्शन 3 में बताया कि क्लॉज 1 कहता है जनरल एक्सप्लेनेशन को सारे सेक्शंस के साथ रीड किया जाएगा। क्लॉज 2 कहता है जनरल एक्सेप्शंस को सारे सेक्शंस के साथ रीड किया जाएगा। क्लॉज 3 कहता है 3 लोगों के बारे में, स्पाउस, क्लर्क और सर्वेंट के बारे में। क्लॉज 4 4 अल्फाबेट वाला वर्ड है, एक्स एक्स के बारे में बताता है। उसके बाद क्लॉज 5 आप लोगों से कॉमन इंटेंशन, क्लॉज 6 सिमिलर इंटेंशन, क्लॉज 7 पार्टली एक्ट पार्टली ओमिशन, क्लॉज 8 इंटेंशनल कॉपरेशन, और लास्ट में एक पर्सन जो ऑफेंस कर रहा है उसके लिए वो लाइबल होगा। सेक्शन 3 क्लॉज 9 जनरल रूल के बारे में बात करता है। तो ये हम लोगों ने इसके रेफरेंस में यहां ये बातें कर ली सेक्शन 3 क्लॉज 9 तक। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को सेक्शन 4 से लेकर 13 तक के सेक्शन याद कराए। भाई देखो, याद करने के लिए पूरा सेक्शन याद करोगे कभी नहीं हो। वर्ड ढूंढने हैं जिसके बेसिस पर प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद करोगे तो बेनिफिट भी होगा। तो 4 से लेकर 13 तक के सेक्शंस को हमने याद करने की कोशिश की। मैंने सबसे पहले आप लोग बताया कि भाई 6 टाइप्स का पनिशमेंट होता है जिसमें कम्युनिटी सर्विस ऐड होता है। उसके बाद मैंने बताया सेक्शन 5 लिखा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कम्यूट कर सकती है। सेक्शन 6 में लाइफ इंप्रिजनमेंट फ्रैक्शन में करें तो 20 ईयर्स का टर्म होगा। सेक्शन 7 कहता है जज के पास पावर है कि वो सिंपल पार्टली रिग्रियस भी इंप्रिजनमेंट सुना सकता है। सेक्शन 8 आप लोगों से बात करता है जो इंप्रिजनमेंट है। सेक्शन 8 बात करता है कि डिफॉल्ट के केस में जज के पास अगर फाइन पे करने में डिफॉल्ट कर दिया तो इम्प्रिजनमेंट सुना सकता है। तो पहली बात, फाइन अनलिमिटेड लगा सकता है मगर एक्सेसिव नहीं लगा सकता। सेक्शन 8 के पॉइंट पर 2 क्लॉज में पढ़ा कि अगर इम्प्रिजनमेंट सुनाया था उसमें डिफॉल्ट कर दिया 1/4 दिया जा सकता है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि अगर फाइन पे करना है तो डिपेंड करता है कि जो फाइन लगाया था वो 5,000 का था, 5,000 से कम का था, 10,000 का था, उसके अकॉर्डिंग 2, 4 और 1 साल की सजा सुनाई जा सकती है। तो इस पॉइंट पर हम लोगों ने इसके रेफरेंस में ये पॉइंट पढ़ ली। फिर उसके बाद सेक्शन 9 की तरफ हम लोग आए कि भाई जजमेंट अगर डाउटफुल, सॉरी, एक ऑफेंस के लिए एक पनिशमेंट सुनाया जाएगा, जजमेंट डाउटफुल हो सकता है तो क्या होगा। सेक्शन 11 में सॉलिटरी कंफाइनमेंट 3 महीने का होगा, और फिर उसके बाद लिमिट के बारे में बात करी। 6 महीने के केस में 1 महीना, अगर 1 साल का दिया गया है तो 2 महीने तक का, और 1 साल से ज्यादा दिया जा रहा है 3 महीने। लिमिट के बारे में सेक्शन 12 बात करता है 14 डेज की। सेक्शन 13 कहता है चैप्टर 10 और चैप्टर 17 में एनहांस पनिशमेंट सुनाया जा सकता है। इसे याद करने के लिए मैंने आप लोगों को एक स्टोरी भी सुनाई। मैंने कहा कि देखो, जज के पास 6 तरीके का पनिशमेंट देने की पावर है लॉ के अंदर। ये तो जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि एक्यूज्ड को बचाने की कोशिश करके उन्हें सेंटेंस को कम कर देती है। नहीं तो जज तो इंसाफ करने के लिए जो है 6 तरीके के पनिशमेंट दे सकता है। उसके बाद यहां तक कि वो लाइफ इंप्रिजनमेंट भी किसी पर्सन को देता है तो 20 साल का दे सकता है, और इंप्रिजनमेंट भी सिंपल और रिग्रियस दे सकता है। ये हम लोगों ने सेक्शन 6 और 7 में किया। इनफैक्ट अगर उसने फाइन इंपोज किया तो फाइन के केस में अगर किसी ने डिफॉल्ट किया तो भी इंप्रिजनमेंट सुना सकता है, सेक्शन 8 का।
मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जज जो है वो कोई गुस्सेल है, डिक्टेटर है, ऐसा नहीं है। इसीलिए जज जस्टिस करने के लिए बैठा है। अगर उसे लगता है एक ऑफेंस हुआ है तो एक पनिशमेंट सुनाएगा, अगर डाउटफुल है तो उसके अकॉर्डिंगली डील करेगा। मगर कुछ एक्यूज तो सिर्फ पनिशमेंट से भी नहीं सुधरते, इसीलिए उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला जाता है। मगर उस केस में भी जज उसे रिलैक्सेशन देता है, क्योंकि 14 दिन से ज्यादा एक साथ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी नहीं डाल सकते। और अगर उस केस में वो रिपीटेड ऑफेंडर निकला, तो चैप्टर 10 और चैप्टर 17 के अगर उसने रिपीटेड ऑफेंस किए हैं तो उसे एनहांस पनिशमेंट दिया जा सकता है। ये हमें सेक्शन 13 में मिलता है। तो यहां मैंने आप लोगों को सेक्शन 4 से लेकर 13 तक भी याद करने की एक ट्रिक आप लोगों को बताई। फिर उसके बाद हम लोग सेक्शन 14 से लेकर 33 और फिर उसके बाद 34 से लेकर 44 तक के सेक्शंस पे आए। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि सेक्शन 14 आप लोगों से तय कहता है मिस्टेक ऑफ एक्ट बाउंड बाई लॉ। सेक्शन 15 कहता है जज ने कोई एक्ट किया। सेक्शन 16 बताता है जज के ऑर्डर पर एक्ट किया। सेक्शन 17 बताता है मिस्टेक ऑफ एक्ट जस्टिफाइड बाई लॉ। सेक्शन 18 आप लोगों से बात करता है एक्सीडेंट के बारे में। 19 नेसेसिटी के बारे में। 20 आप लोगों से बात करता है 0 से 7 साल के बच्चा जो कि डोली इनकेपेक्स के नाम से बुलाया जाता है। 21 साल की इस सॉरी सेक्शन 21 में आप लोगों को मिलता है 7 साल से 12 साल की उम्र का बच्चा। देखा जाएगा कि सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। 22 अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। 23 इंटॉक्सिकेशन। 24 वॉलेंटरली इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन, सॉरी वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन, उससे पहले इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन, सर्जन और गार्जियन। तो हम लोगों ने इसे के भी हॉल्ट बनाया कि भाई 14 साल में कोई पर्सन अगर गलती करता है तो मान लिया जाता है बाउंड बाई लॉ होगा। 17 साल में कर रहे हैं तो जस्टिफाइड बाई लॉ। 18 साल की उम्र में गलती नहीं होती, वो एक्सीडेंट होता है। 19 साल की उम्र में इसलिए जरूरतों का एहसास होता है। फिर बचपन याद आता है। उसके बाद 23 साल में 22 साल में अनसाउंडनेस और 23 में इंटॉक्सिकेशन। फिर करियर सेट हो जाता है, नहीं तो स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पर, सर्जन के तौर पर, या फिर गार्जियन के तौर पर, या फिर टीचर के तौर पर। उसके बाद फिर कोई पर्सन शादी के लिए आगे बढ़ता है। सेक्शन 28 कंसेंट की बात, अपनी मर्जी से शादी कर सकते हो, मगर वो इंडिपेंडेंट हार्म होता है, घर वाले साथ नहीं देते। और अगर बिना कंसेंट के कर भी ली तो भी तुम्हें लोग कुछ नहीं कहेंगे, गुड फेथ में तुम्हारी बात मानेंगे। उसके बाद अगर वहां बात नहीं बनती फिर कहीं और बात करोगे, कम्युनिकेशन इन गुड फेथ। 32 में फिर उसके बाद घर वाले जबरदस्ती कराएंगे तो कर लेना, दुख होगा मगर सह लेना। सेक्शन 33 स्लाइट हार्म के बारे में बात। तो ये हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद सेक्शन 34 से 44 तक हम लोगों ने बात करी। सेक्शन 34 कोई भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में एक्ट किया गया ऑफेंस नहीं माना जाएगा। 35 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बॉडी और प्रॉपर्टी के केस में अवेलेबल होंगे। 36 कहता है अनसाउंड माइंड पर्सन के अगेंस्ट भी अवेलेबल हो सकता है। सेक्शन 37 कहता है पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट नहीं अप्लाई होगा, इसे हम अम्ब्रेला प्रोविजन भी कहते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन 38, 39, 40 बॉडी अदर देन डेथ। और उसके बाद कब स्टार्ट होगा कब एंड होगा बॉडी के केस में, प्रॉपर्टी के केस में 41, 42, 43। फिर 44 आप लोगों से बात करता है इनोसेंट पर्सन की लाइफ का रिस्क लेकर हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने सेक्शन 34 से लेकर 44 तक के सेक्शंस को पढ़ा। बताइए दोस्तों, क्या आप लोगों को ये सारे सेक्शन समझ आए, याद हो गए? भाई वापस से मैंने आप लोगों को सेक्शंस ब्रश अप कराने शुरू कर दिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से रिकॉल हो पा रहे होंगे। भाई साथ ही आप लोगों को एक और बात मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। देखो, कल क्रिसमस है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास शेड्यूल करी है कंपनी लॉ की। कंपनी लॉ की भाई सीबीआई के एपीपी में आ रहा है कंपनी लॉ। तो आप लोगों के साथ में कंपनी लॉ का एक क्लास लेने वाला हूं ताकि आप लोग कंपनी लॉ एक बार पढ़ लो, है ना। तो ये क्लास मेरी सुबह 11 बजे होगी यूट्यूब पर। ये यूट्यूब क्लासेस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद हम लोग बीएनएस की क्लास लेंगे, जो कि हमारी सेक्शन रिवीजन की क्लास होगी। सेक्शन रिवीजन की क्लास होगी जो कि आप लोगों के साथ मैं लेने वाला हूं, वही सेम टाइम 6 बजे। उसके बाद जैसे आज रात में कॉन्स्टिट्यूशन की रिवीजन क्लास करेंगे तो कल भी होगी। तो ये कल 10 बजे हमारी यूट्यूब पर क्लास होगी। ये कल का शेड्यूल है। आज के शेड्यूल में अभी हम लोग 10 बजे कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास भी लेने वाले हैं। ये कल का शेड्यूल है आप लोगों का।
25 का, 25 दिसंबर का ये शेड्यूल है आप लोगों के साथ का। भाई आज भी 10 बजे आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास है, जहां मैं आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स जो है वो कवर करा। तो कल कंपनी लॉ, भाई जो लोग बच्चे सीबीआई एपीपी का पेपर देने वाले हैं उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कंपनी लॉ में बच्चों ने मुझसे बोला था, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को कवर कराया। सर रिव्यू पिटीशन का डिसीजन कब आएगा, प्लीज आंसर। जी बेटा आस्था, मैंने इसके बारे में पहले भी बताया है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे। मैंने आप लोगों को बताया कि जो रिव्यू पिटीशन है उसके रिगार्डिंग मैं सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में गया था, जहां मैंने बात करी, किसी को रिक्वेस्ट करके भेजा, तो जस्टिस ने आंसर दिया है सीजीआई साहब ने कि वो मैटर को सीक्वेंस में ही सुनेंगे। तो मैटर सीक्वेंस में सुना जाएगा। सर सीक्वेंस में सुना जाएगा, कब तक लिस्ट होगा? बेटा इसकी कोई प्रोबेबल डेट मैं नहीं दे सकता कि अगर सीक्वेंस में मैटर सुना जाएगा तो क्या होगा, है ना, और कब तक सुना जाएगा। तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है अगर सीक्वेंस में सुना जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने बच्चों को एक चीज सजेस्ट की कि भाई देखो, जिन बच्चों को कंसर्न है, तो मैं आप लोगों के लिए रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकता था। आप लोगों के बिहाफ पे मैंने रिव्यू पिटीशन फाइल किया। सर और क्या रेमेडी हो सकती है? तो मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के बिहाफ पर, अगर मैटर लिस्टिंग में देरी हो रही है, तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के रिगार्डिंग एक पिटीशन फाइल करूंगा, पीआईएल फाइल करूंगा। शायद उसके बेसिस पर वो मैटर उठकर आ जाए। आप लोग अपने एंड पर क्या कर सकते हो, तो आप लोग जस्टिस को, ये मेरी एक एडवाइस है, कोई कंपल्शन नहीं है किसी भी बच्चे के ऊपर। बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, तो आप लेटर लिख सकते हैं जस्टिस को अपने कंसर्न के लिए कि भाई आप लोगों का करियर है, जिसके डिसीजन के बेसिस पर आप अपने आने वाले करियर को चूज कर लेंगे। तो अगर वो मैटर डिसाइड हो जाता है तो आप लोगों के लिए बहुत फीजिबल हो जाएगा, और जस्टिस आपकी एप्लीकेशन को या तो पिटीशन समझ सकते हैं, या फिर आपके नॉलेज में है कि एक पिटीशन या दो पिटीशन फाइल्ड हैं उस पर, तो उस पर डिसीजन देते हैं। ऐसे करके आप एक लेटर भेज सकते हो सीजीआई साहब को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जाता है, सीजीआई को एड्रेस किया जाता है, और उस एड्रेस पे आंसर होता भी है। तो ये बच्चे कर सकते हैं, मैंने पहले भी क्लासेस में सजेस्ट किया और अभी भी वापस से सजेस्ट कर रहा हूं। आप लोग मुझसे लीगल एडवाइस मांग रहे हो कि क्या हो सकता है, तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ये कर सकते हो बेटा। फिर से कह रहा हूं, कोई कंपल्शन नहीं है कि नहीं सर ने बोला था इसलिए चिट्ठी लिखनी है, नहीं बेटा। आप पूछ रहे हो तो लीगल एडवाइस दी है मैंने। हाँ जी दोस्तों, तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने यहाँ बीएनएस के सेक्शंस को याद किया। सेक्शन 1 से लेकर 45 तक के सेक्शंस याद कर लिए हैं। कल की क्लास में फिर से मिलेंगे और 45 से सेक्शंस याद करना शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, फिलहाल आज के लिए यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू गाइस।